हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से होंगे। आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, मैं पुजारी यार आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। मैं आप सभी के बीच समाजशास्त्र तथा सोशियोलॉजी सब्जेक्ट लेकर आता हूं और ये सब्जेक्ट मैं आप सभी के लिए यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी जीआईसी जीडीटी यानी गवर्नमेंट का केवीएस इनवीएस आप किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उस हर एक एग्ज़ाम के लिए ये प्रश्न उत्तरों की जो मैं श्रृंखला आप सभी के लिए लेकर आया हूँ काफ़ी महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, आप किसी भी स्टेट से हों, चाहे आप बिहार से हो, झारखंड से हों, यूपी से, मध्य प्रदेश, हरियाणा से, दिल्ली से, उत्तराखंड, किसी भी स्टेट से हों, तैयारी करते हैं तो ये जो मैं प्रश्न उत्तरों की श्रृंखला लेकर आता हूँ ये आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ये मत सोचिए कि आपके लिए ये नहीं है, ये किसी स्टेट का प्रश्न उत्तर नहीं। फ्रेंड्स, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रश्न उत्तर है। आप मिला लिया कीजिए, पढ़िए, देखिए, आपके भी सिलेबस में ये प्रश्न उत्तर बराबर पूछे जा रहे हैं या आने की संभावना है एग्जाम में। फ्रेंड्स, आप सभी का अभी एग्जाम यूजीसी नेट जेआरएफ का हुआ जिसमें आप लोगों ने देखा पेपर तो काफ़ी टफ आया है फ्रेंड्स, लेकिन जिसका पेपर सही हुआ उसकी तो कोई बात ही नहीं, उसकी तो बल्ले बल्ले है। और जिसका पेपर नहीं सही हुआ है तो अब आप दिसंबर एग्ज़ाम की तैयारी के लिए लग जाइए, क्योंकि अब दिसंबर में आप सभी का परीक्षा संभवतः यूजीसी नेट और जेआरएफ का होता ही है, तो उसके लिए लग जाइए। और एक बात है कि आप सब ये जो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं समाजशास्त्र विषय से, इसके साथ साथ आप फर्स्ट पेपर भी जो इसमें पूछा जाता है, जो शिक्षण अभिरुचियाँ वगैरह है, उसको ध्यान से देख लिए करिए। फर्स्ट पेपर की भी तैयारी किया कीजिए, क्योंकि उसमें क्वालिफाई होना अनिवार्य है। ऐसा नहीं कि अगर फर्स्ट पेपर नहीं सही होगा तो आपका हो जाएगा, नहीं। उसके साथ साथ आप अपना जो आपका सब्जेक्ट होता है, विषय होता है, तो उसके साथ साथ फर्स्ट पेपर की भी तैयारी अच्छे से किया कीजिए। और फ्रेंड्स, आप सभी का संभवतः पीजीटी का जो आप लोग पीजीटी का फॉर्म डाले हैं, संभवतः एग्ज़ाम होने वाली है, डेट आने वाली है। और असिस्टेंट प्रोफेसर के भी एग्ज़ाम की डेट संभवतः आने वाली है, क्योंकि फार्म पड़े हुए काफ़ी दिन हो गए हैं। तो आप लोग जो पढ़ाई में नहीं लगे हैं, पढ़ाई में लग जाइए। ऐसा ना हो कि डेट आ जाए आप लोगों को पश्चाताप करना पड़े कि काश जो है थोड़ा पढ़ लिया होता, लापरवाही कर दिए तो पेपर अच्छा हो गया होता। तो ऐसा ना हो, तो आप सब पढ़ाई करते रहिए ताकि आप सबको एक पॉजिटिव अच्छे रिजल्ट मिले। तो फ्रेंड्स, मैं पुजारी यार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स, क्लास शुरू करने से पहले आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, क्योंकि कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उसको नोट करते जाइए आप लोग। और फ्रेंड्स, हमारे क्लास को आप शुरू करने से पहले शेयर कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक ही हमारी ताकत है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करे रहेंगे, इससे क्या होगा, आप सभी को नोटिफिकेशन पहले प्राप्त हो जाएगा हमारे क्लास की। और इस क्लास का आप निःशुल्क क्लास का आप सब लोग मिलकर बेनिफिट उठाइए और एग्ज़ाम में अपना पॉजिटिव रिजल्ट आइए और सफलता पाइए। आइए देखते हैं आप सभी के लिए इसी के साथ प्रश्न उत्तर नंबर 1 क्या है, क्योंकि समय का बहुत महत्व है, समय बहुत कीमती है। समय जाया ना कीजिए, आप सब अच्छे से पढ़ाई किया कीजिए। आइए देखते हैं प्रश्न उत्तर नंबर 1 आप सभी के लिए क्या कह रहा है। तो ये प्रश्न उत्तर नंबर 1 आप सभी के लिए कह रहा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सा नारीवादी नहीं है। प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा नारीवादी नहीं है। तो आपका ये ऑप्शन ए दिया है जूडिथ बटलर, ऑप्शन बी केट मिलर, ऑप्शन सी सुलामित फायरस्टोन, ऑप्शन डी सिल्वा वाल्वी। तो इसमें से कह रहा कौन सा नारीवादी नहीं है। तो आप सब इस क्वेश्चन, क्योंकि रिपीटेड है, यूजीसी नेट जेआरएफ में पूछा जा चुका है, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आ चुका है ये प्रश्न। तो इस हिसाब से आप लोगों प्रैक्टिस पेपर तो सॉल्व करते ही होंगे। अब प्रैक्टिस पेपर अगर सॉल्व करते होंगे, ये प्रश्न जरूर मिला होगा जो मैं आप सभी के बीच लेकर आया हूँ। तो इसमें से ऑप्शन ए हो जाएगा, ये जूडिथ बटलर में जो है मैडम है, ये जूडिथ बटलर मैडम है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये नारीवादी नहीं है। बाकी आपकी जो ये केट मिलेट हैं और सुलामित फायरस्टोन है, सिल्वा वाल्वी हैं, ये सब जो है उग्र नारीवादी विचारक हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा इस बात को। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है आप सभी के लिए, प्रश्न उत्तर नंबर 2। फ्रेंड्स, आप देखते होंगे मैं आप सभी के बीच जो प्रश्न लेकर आता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि तेज़ी से ही कराऊँ, ताकि आपके समय का काफ़ी महत्व है, समय की आपकी बचत हो। धीमा नहीं कराता हूँ, फास्ट में ही कराता हूँ। यदि आप सभी में कुछ लोगों को फास्ट लगे तो माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग फास्ट होने की कोशिश करें, क्योंकि फास्ट अगर नहीं रहेंगे ना तो कंपटीशन बहुत टफ है, तो आप पीछे रह जाएंगे।
आप अपने प्रश्नोत्तर पढ़ने की शैली जो है, समझने की शैली जो है और तेज़ विकास करिए, ताकि आप प्रश्नों को जल्दी से पढ़ें, जल्दी से समझें और तेज़ी से समझ लिया करें। ऐसा ना हो कि आप बहुत स्लो हों और एग्ज़ाम में पेपर आपका प्रश्न छूट जाए। तो इस हिसाब से आप समय को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ऐसा पढ़ें, ऐसा करें कि टाइम मैनेजमेंट के तहत आपका प्रश्न जो है पूरा हो जाया करे। तो आइए देखते हैं आपका प्रश्न उत्तर नंबर 2 क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से किस कारक के परिणाम स्वरूप जनसांख्यिकीय खिड़की नहीं खुलती है। ये क्या कह रहा है, जनसांख्यिकीय खिड़की नहीं खुलती है, नहीं है, आप ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। तो आपका ऑप्शन ए दे रखा अप्रवासन, ऑप्शन बी कह रहा प्रजनन में लगातार कमी, ऑप्शन सी कह रहा श्रम शक्ति में बच्चों का प्रवेश जो है, इस श्रम शक्ति में बच्चों का प्रवेश, ऑप्शन डी कह रहा जरा उम्र अवस्था में जीवन प्रत्याशा में सुधार का अभाव। तो इसमें से प्रश्न नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा, आप सब बताइएगा प्रश्न नंबर 2 का। तो ये आपका मैं बता रहा हूँ प्रश्न जो ये सी है, श्रम शक्ति में बच्चों का प्रवेश, आप सभी का आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन सी, श्रम शक्ति में बच्चों का प्रवेश, ये आप सबका आंसर है। आप सब ध्यान दीजिए क्योंकि प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस कारक के परिणाम स्वरूप जनसांख्यिकीय खिड़की नहीं खुलती है। तो श्रम शक्ति में बच्चों के प्रवेश के लिए नहीं खुलती, आप सब समझेंगे क्योंकि श्रम शक्ति में बच्चों का प्रवेश जो है कारक के परिणाम स्वरूप जनसांख्यिकीय खिड़की नहीं खोली जाती। इसका कारण है आप्रवासन, जो प्रजनता में लगातार कमी होता है और जो उम्र अवस्था जीवन प्रत्याशा में सुधार का अभाव के परिणाम स्वरूप जनसांख्यिकीय खिड़की आपकी खुलती है। बाकी ये ऑप्शन सी, श्रम शक्ति में बच्चों का प्रवेश वगैरह वर्जित है। आप जान ही रहे हैं जो है 14 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी घातक कार्य में लेना हानिकारक माना जाता है, कानूनी रूप से रोक है भारतीय संविधान के तहत। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 3 ये आप सभी के लिए कह रहा है। 3 नंबर कह रहा है कि किस वर्ष तक धारणीय विकास लक्ष्य प्राप्त किए जाने हैं। कौन सा लक्ष्य, धारणीय विकास लक्ष्य प्राप्त किए जाने हैं। आपका ऑप्शन ए दे रहा है 2025, ऑप्शन बी 2022, ऑप्शन सी 2028, ऑप्शन डी 2030। तो किस वर्ष तक धारणीय विकास लक्ष्य प्राप्त किए जाने हैं, तो ये तो आप सब बताइए क्योंकि ये प्रश्न जो आप देख रहे हैं करंट में है और ये भी प्रश्न आपका पूछा जा चुका है, यूजीसी नेट जेआरएफ में पूछा जा चुका है और असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। आप सब ये सब सिंपल आंसर का कभी जो है क्वेश्चन का आंसर कभी मत गलत कीजिएगा, क्योंकि अगर इसका गलत कर देते हैं तो आप एग्जाम से सीधे सीधे बाहर हो जाएंगे। प्रश्न जो है कठिन प्रश्नों के बीच आप कंपटीशन होता है आज के समय, क्योंकि सरल प्रश्न तो सभी सही करके आते हैं और कठिन प्रश्न ही गलत करके आते हैं, उसी में लड़ाई होती है। अगर आप ये इजी प्रश्न गलत कर देते हैं तो आप तो सीधे सीधे एग्जाम से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि 2030 तक धारणीय विकास लक्ष्य प्राप्त करने का उद्देश्य रखा गया है और धारणीय विकास जो विकास की भावी पीढ़ी को ध्यान में रखकर वर्तमान विकास दर जारी रखा गया है। ये जो है क्योंकि ये ट्रांसफार्मिंग आवर वर्ल्ड द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि धारणीय विकास का प्रमुख लक्ष्यों को 2030 तक पाने का उद्देश्य रखा गया है सरकार द्वारा। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 4, ये 4 आप सभी के लिए यह कह रहा है किसका कथन है कि संपत्ति की बुद्धिहीन खोज से अधिकार, मानव क्षमता तथा स्वतंत्रता की बदलाव की आवश्यकता है। प्रश्न आप समझे होंगे कि ये कथन है किसी का, कह रहा है कि संपत्ति की बुद्धिहीन खोज, ध्यान दीजिए, कह रहा है संपत्ति की बुद्धिहीन खोज, संपत्ति की बुद्धिहीन खोज से अधिकार, मानव क्षमता तथा स्वतंत्रता की बदलाव की आवश्यकता है। ये किसका कथन है। आपका ऑप्शन ए कह रहा है महबूब उल हक है। ये इसमें गलत छप गया है, महबूब चल हक लिखा है, लेकिन ये है महबूब उल हक। आप ध्यान दीजिएगा। तो आपका बी कह रहा अमर्त्य सेन, ऑप्शन सी कह रहा आरवी राव, ऑप्शन डी कह रहा टीके उमन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप सब बताइएगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, महबूब उल हक हैं कि अमर्त्य सेन है कि आरवी राव हैं कि टीके उमन है। अगर आपके पास टाइम ना हुआ करे तो जो आप लोग देखिए, मैं आप सभी के लिए जो ऑप्शन बताता हूँ, ऑप्शन ए बी सी डी क्लियर करके कहता हूँ, ऑप्शन ए का ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ताकि आपके पास समय ना हो क्लास देखने के लिए। तो आप लोग इसको केवल सुन लिया कीजिए, सुनने से ही आपका जो है काफ़ी
क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं, क्योंकि मैं आपको एकदम ऑप्शन अलग अलग करके ही बताता हूँ। आप देखते होंगे प्रश्न करते वक्त मैं सभी सारे ऑप्शन बता देता हूँ अलग अलग। तो प्रश्न 4 ये क्या कह रहा है, एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। यह किसका कथन है कि संपत्ति की बुद्धिहीन खोज से अधिकार, मानव क्षमता, स्वतंत्रता की बदलाव की आवश्यकता है? तो ऑप्शन ए महबूब उल हक, ऑप्शन बी अमर्त्य सेन, ऑप्शन सी आर.वी. राव, ऑप्शन डी टी.के. उम्मन। तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, अमर्त्य सेन महोदय आपके जो होंगे इसका आंसर है, क्योंकि ये अमर्त्य सेन का कहना है कि संपत्ति की बुद्धिहीन खोज से अधिकार, मानव क्षमता, स्वतंत्रता की ओर बदलाव की आवश्यकता है। अमर्त्य सेन एक प्रमुख अर्थशास्त्री हैं, आप लोग जानते ही होंगे इन्हें अच्छे से, क्योंकि ये 1998 अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। क्योंकि इनका जो अब रहा है डेवलपमेंट एंड फ्रीडम, द आइडिया ऑफ जस्टिस, द एग्रुमेंटेटिव इंडियन, यानी कि गरीबी और अकाल आदि इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं, यानी रचनाएं हैं। आप लोग ध्यान दिया करिए, क्योंकि इनका मानना है अमर्त्य सेन का कि भारत को विकासशील देश से विकसित देशों की श्रेणी में लाने के लिए हमें अधिकार, मानव क्षमता और स्वतंत्रता जैसी अवधारणाओं को आत्मसात करना होगा, तभी हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। ये इनका अमर्त्य सेन महोदय का विचार है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है आप सभी के लिए, ये कह रहा है कथन, और ये है फ्रेंड्स आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये कथन और कारण का प्रश्न है। ये आप देखते हैं मैं शुरू में जो कहता है निम्नलिखित में कथनों में से कि कौन सा कथन सही कौन सा गलत है, उत्तर ये मैं नहीं लिखता, क्योंकि मेरे ये जो सिस्टम है बहुत बड़ी डिस्प्ले इसकी स्क्रीन नहीं है, तो छोटे में मैं ही काम चलाता हूँ, इसलिए आप लोग तो लेकिन प्रश्न तो समझ ही जाते होंगे कथन और कारण का। ऐसा तो है नहीं कि प्रश्न आपके सबके समझ में नहीं आता है। तो ये देखते हैं कथन क्या कह रहा है आपका। कथन ए क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 5 का कथन ए आप लोग ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है सभी प्रकार की गरीबी, जिसमें भीषण गरीबी भी सम्मिलित है, को दूर करना सबसे बड़ी वैश्विक चुनौती है ना। तो आपका ये जो कह रहा है कथन तर्क बी, यानी ये कथन ए है और तर्क बी है। ये बी नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, ये तर्क, क्योंकि कथन कारण में ए और आर होता है, ये तर्क आर है, आप ध्यान दीजिएगा आर है। ये कह रहा है कि गरीबी दूर करना धारणीय विकास के लिए अपरिहार्य आवश्यकता है, ये भी सही है, दोनों तो सही लग रहा है। तो आपका पहले कूट से सही उत्तर चुनिए कह रहा है, तो पहले उत्तर देखते हैं कह रहा है क्या। ये कह रहा है आपका ए आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी कह रहा है ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। और सी कह रहा है ए सही है परंतु आर गलत है, और डी कह रहा है ए गलत और आर सही है। तो इसका क्या हो जाएगा, आप लोग इसको ध्यान से दीजिए, क्योंकि कथन कारण थोड़ा सा अगर ध्यान नहीं देंगे तो प्रश्न आप आंसर गलत करके चले आएंगे। सॉरी फ्रेंड। तो कह रहा है सभी प्रकार की गरीबी, जिसमें भीषण गरीबी भी सम्मिलित है, को दूर करना सबसे बड़ी वैश्विक चुनौती है, एकदम सही बात है। और तर्क आर कह रहा है आपका कि गरीबी दूर करना धारणीय विकास के लिए अपरिहार्य हो सकता है, ये भी सही है। और आप मिला लीजिए, गरीबी दूर करना धारणीय विकास की अपरिहार्य आवश्यकता अनिवार्य है। सभी प्रकार की गरीबी, जिसमें भीषण गरीबी सम्मिलित है, को दूर करना सबसे बड़ी वैश्विक चुनौती है। गरीबी दूर करना धारणीय विकास के लिए ये आवश्यकता। इस प्रकार आपका आंसर आप समझे गएंगे, ये ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। ए आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ये प्रश्न आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर ए है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या है। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है आप सभी के लिए। 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व व्यवस्था के सिद्धांत का भाग नहीं है। ये नहीं है किसका, कौन सा विश्व व्यवस्था के सिद्धांत का भाग नहीं है। तो ऑप्शन ए कह रहा केंद्र बिंदु, ऑप्शन बी कह रहा विश्व श्रेणी नागर, ऑप्शन सी कह रहा परिध, ऑप्शन डी कह रहा अर्ध परिध। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप सब बताइएगा, मैं बताता हूँ। इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ये ऑप्शन बी हो जाएगा विश्व श्रेणी नागर इसका आंसर। क्योंकि आप देखिएगा विश्व व्यवस्था सिद्धांत के जो आपके प्रतिपादक रहे हैं कौन रहे हैं, इमैनुअल वालस्टीन महोदय हैं विश्व व्यवस्था
सिद्धांत के। इनकी जो पुस्तक है आप नोट कर लीजिएगा, द मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम। इमैनुअल वालस्टीन का जो पुस्तक है आप नोट कर लीजिएगा, कॉपी पेन उम्मीद करता हूँ लेके बैठे होंगे। द मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम में ये बताते हैं इस पुस्तक में कि विश्व व्यवस्था से तात्पर्य इनका है, कहते हैं कि संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था से है जिसकी अपनी कुछ सीमा है और जिसकी एक निश्चित जीवन विध है, बताते हैं। वालस्टीन ने विश्व के व्यवस्था के सिद्धांत को कई भागों में इन्होंने भाग कर रखा है, तो यहाँ मैं बता देता है। कहते हैं केंद्र बिंदु है जो कोर है और परित तथा अर्धपरित माना जाता है। इस प्रकार विश्व श्रेणी के नागर इसके अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, तो आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा। देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 7 ये आपका क्या कह रहा है। ये 7 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय उपमहाद्वीपीय के विशेष संदर्भ में उत्पादन रीत की बहस की शुरुआत की थी। ठीक है, प्रश्न 7 कह रहा है कि किसने भारतीय उपमहाद्वीप के विशेष संदर्भ में उत्पादन रीत बहस नीति ये जो है शुरुआत की थी। उत्पादन रीत की बहस की नीति शुरुआत की थी किस भारतीय उपमहाद्वीप के विशेष संदर्भ में, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो आपका कह रहा है उत्सव पटनायक है, ऑप्शन ए बी एलिस थानर, सी डी अधिकारी, डी है रामकृष्ण मुखर्जी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप सब बताइएगा। प्रश्न नंबर 7 का आंसर आप में से, क्योंकि ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है, प्रश्न उत्तर नंबर 7, तो इसका आंसर आपके उत्सव पटनायक हो जाएंगे। ये ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, उत्सव पटनायक, क्योंकि जो है उत्सव पटनायक जो है भारतीय उपमहाद्वीप के विशेष संदर्भ में उत्पादन रीत की बहस की शुरुआत किया था। ये कहते हैं द अग्रेन क्वेश्चन इन मार्क्स एंड हिज सक्सेस। और आगे बताते हैं कि प्रेजेंट क्लास डिफिनेशन ए स्टडी इन मेथड विद रेफरेंस टू हरियाणा। ये इसमें इनकी कृत है भारतीय समाज के भारतीय समाज के अध्ययन हेतु मार्क्सवादी उपागम का प्रयोग कर भारतीय समाज की एक ऐतिहासिक एवं वैज्ञानिक प्रख्याता के रूप में प्रस्तुत किया है इन्होंने इसको। तो आइए आपका देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 8 आपका ये क्या कह रहा है। प्रश्न उत्तर नंबर 8 ये कह रहा है कि स्वतंत्रता के पूर्व भारत में सर्वाधिक प्रचलित भूधृत व्यवस्थाएं कौन सी थीं। कब की बात कर रहा है आप ध्यान दीजिए। कह रहा स्वतंत्रता के पूर्व यानी आज़ादी के पहले सर्वाधिक प्रचलित भूधृत व्यवस्थाएं कौन सी थी। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा जमींदारी, ऑप्शन बी रैयतवाड़ी, ऑप्शन सी महलवाड़ी, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप सब बताइएगा, क्योंकि ये प्रश्न बार बार पूछा जा चुका है कि स्वतंत्रता के पूर्व भारत में सर्वाधिक प्रचलित भूधृत व्यवस्थाएं कौन सी थी। ये पीजीटी में भी प्रश्न पूछा जा चुका है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि ये केवल यूजीसी नेट JRF असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, इसमें पीजीटी से भी संबंधित प्रश्नों शामिल किए गए हैं, क्योंकि ये प्रश्न आप देखिए पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप सब बताइएगा। कह रहा है इसमें से भूधृत कौन सी स्वतंत्रता के पूर्व भारत में सर्वाधिक प्रचलित भूधृत व्यवस्थाएं कौन सी थी। तो इसका आपका है जमींदारी भी है, रैयतवाड़ी भी, महलवाड़ी भी है। तो इस प्रकार आपका आंसर ये डी हो जाएगा, क्योंकि जमींदारी, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी तीनों आ जा रहा। तो इस प्रकार आपका इसका आंसर डी हो जाएगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न का। उपयुक्त सभी इसका आंसर है, उपयुक्त सभी। ये उपयुक्त सभी फ्रेंड्स। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। क्योंकि ये जो रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, जमींदारी ये किसी का इसका आप लोग जानते होंगे, जो 52% भाग होता है रैयतवाड़ी में लगता था कर, और 40% भाग जमींदारी में, और 8% भाग जो आपका महलवाड़ी है इसमें व्यवस्था किया गया था कर का। ये आज़ादी के बाद, यानी कि ये कब की बात है जानते हैं, मुग़ल कालीन का मुस्लिम पीरियड शासनकाल था, तब की बात कर रहा, मुग़ल शासनकाल की बात ये हो रही है आपकी। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर ये हो गया 8 नंबर। आप प्रश्न नंबर आपका 9 आ गया। 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं।
ये कह रहा है कि जब साध्य के अनुरूप समुचित साधन हो तो यह कहलाता है। क्या कह रहा है प्रश्न? जब साध्य के अनुरूप समुचित साधन हो तो यह कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑप्शन ए संभार तंत्र, ऑप्शन बी औचित्यकरण, ऑप्शन सी कह रहा तुल्यकालन, ऑप्शन डी कह रहा सुमेलन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप सब बताइएगा प्रश्न उत्तर नंबर 9 का। तो इसका आंसर औचित्यकरण हो जाएगा। ऑप्शन बी ये सही आंसर है। आप सब ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी औचित्यकरण इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो जब साध्य के अनुरूप समुचित साधन हो तो यह औचित्यकरण या तर्कितता की क्रिया कहलाती है, क्योंकि इसके जो लक्ष्यमूलक क्रिया भी कहते हैं इसे। यह एक प्रकार की औपचारिक क्रिया है, क्योंकि साधन साध्य संबंधों पर आधारित होती है। आप जैसे एग्जाम्पल ले लें, सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं तो नौकरशाही इसी क्रिया से प्रभावित होती है, सिविल सेवा की। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 10 ये आएगा अगला प्रश्न आपका, प्रश्न नंबर 10। ये क्या कह रहा है कि यह किसका कथन है? ये भी कथन है, ध्यान दीजिए। कह रहा है यह किसका कथन है? उत्पादन श्रम विभाजन से किसी समाज की संपत्ति निर्माण क्षमता वृहद रूप से बढ़ जाती है। तो ऑप्शन ए कह रहा है एडम स्मिथ, ऑप्शन बी कह रहा है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी कह रहा है इमाइल दुर्खीम, ऑप्शन डी कह रहा है टी वेवलन। प्रश्न ध्यान दीजिए, कह रहा है यह किसका कथन है? उत्पादन श्रम विभाजन से किसी समाज की संपत्ति निर्माण क्षमता बहुत रूप से यानी कि वृहद रूप से बढ़ जाती है। तो ऑप्शन आपका एडम स्मिथ है, कार्ल मार्क्स है, इमाइल दुर्खीम है, टी वेवलन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप सब फटाफट बताइएगा। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए है, एडम स्मिथ महोदय हैं आपके, ऑप्शन ए। क्योंकि जो है ये एडम स्मिथ महोदय जो है आपके कहते हैं कि उत्पादक श्रम विभाजन से किसी समाज की संपत्ति निर्माण क्षमता वृहद रूप से बढ़ जाती है। ये सन आपका ध्यान दीजिए सन 1776 में जो इनकी बुक आई थी, इन इंक्वायरी इनटू द नेशन एंड केसेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। आप नोट कर लीजिएगा, ये बुक इम्पॉर्टेंट है। इन इंक्वायरी इन टू द नेशन एंड केसेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। इस पुस्तक में ये अपना जो है मत प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं कि श्रम विभाजन श्रमिक की क्षमता में वृद्धि द्वारा उत्पादन वृद्धि करता है, क्योंकि श्रम विभाजन के द्वारा श्रमिक कुछ प्रक्रियाओं पर ही अपने को केंद्रित करता है और श्रमिक के ध्यान को कुछ इस विशिष्ट क्रियाओं पर केंद्रित कर और श्रम की बचत करने वाले तरीकों के आविष्कारों को प्रोत्साहित कर समय में बचत किया जा सकता है। ये आपके प्रोफेसर एडम स्मिथ महोदय का कहना है। आइए देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 11 कह रहा है आपको सभी का प्रश्न उत्तर नंबर 11। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से यह किसका विचार है कि अलगाव दमनकारी सामाजिक संरचना का परिणाम है? क्या है? अलगाव दमनकारी सामाजिक संरचना का परिणाम है। ये किसका विचार है? आप लोग ध्यान दीजिएगा। आपका ऑप्शन ए मैक्स वेबर, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी मर्टन, ऑप्शन डी इमाइल दुर्खीम महोदय हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप सब बताइएगा। तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, कार्ल मार्क्स महोदय हो जाएंगे, क्योंकि ये आपके जो कार्ल मार्क्स महोदय हैं ये एक फिलासफर रहे हैं और समाजशास्त्री भी हैं। आप जान रहे हैं इनके बारे में। कार्ल मार्क्स और आपके सिलेबस में काफ़ी इम्पोर्टेंट है हर जगह, चाहे पीजीटी, यूजीसी, नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, किसी भी स्टेट से आप तैयारी कर रहे हैं तो कार्ल मार्क्स से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। कार्ल मार्क्स हमेशा द्वंद्व संघर्ष की और क्रांति की बात करते हैं। जहाँ द्वंद्व संघर्ष, क्रांति, अलगाववाद की बात आता है वहाँ समझ ले जाइए कि ये कार्ल मार्क्स महोदय इसका आंसर होगा, क्योंकि अलगाव से संबंधित ये अपने विचार में कहते हैं कार्ल मार्क्स महोदय। इनका जो एक पुस्तक है आप नोट कर लीजिएगा, पुस्तक का नाम है इकोनॉमिक एंड फिलासफिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ, ये इसको इन्होंने लिखा है सन 1844 में। आप इकोनॉमिक्स एंड फिलासफिकल मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ 1844 में लिखा है, आप ध्यान दीजिएगा। इसमें कहते हैं कि ये कि अलगाववाद दमनकारी सामाजिक संरचना का परिणाम है, ये कार्ल मार्क्स महोदय कहते हैं आपका। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है? ये प्रश्न उत्तर नंबर 12 आप सभी के लिए
क्या कह रहा है कि ये 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेबर के अनुसार नौकरशाही के आदर्श प्रारूप में सम्मिलित नहीं है। क्या कह रहा है कि कौन सा मैक्स वेबर महोदय हैं कि इनके अनुसार नौकरशाही के आदर्श प्रारूप में सन्निहित नहीं है। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा लिखित नियम, ऑप्शन बी कह रहा योग्यता के आधार पर भर्ती, ऑप्शन सी कह रहा राजनीतिक निर्णय, ऑप्शन डी कह रहा पद नैतिक होते हैं, पद जो है निवैयक्तिक होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 12 का, आप सब बताइएगा। इसका आंसर है राजनीतिक निर्णय। ये कहते हैं राजनीतिक निर्णय, जो आपका ऑप्शन सी है ये आंसर हो जाएगा मैक्स वेबर के अनुसार। क्योंकि ये देखिए क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वेबर के अनुसार नौकरशाही के आदर्श प्रारूप में सम्मिलित नहीं है। तो बाकी ये आपका ऑप्शन ए हो गया लिखित नियम, ऑप्शन बी योग्यता के आधार पर, ऑप्शन डी ये जो पद अनियुक्त ये सम्मिलित है, ऑप्शन सी ये नहीं सम्मिलित है। इस प्रकार ऑप्शन सी राजनीतिक निर्णय ये आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 13 ये आप सभी के लिए क्या कह रहा है देखते हैं। 13 नंबर कह रहा है कि किस समाजशास्त्री ने सर्वप्रथम पंचवर्षीय योजना में सामुदायिक विकास कार्यक्रम यानी कि CDP जिसको बोला जाता है के कार्यान्वयन का अध्ययन किया था। तो आपका ऑप्शन दे रखा, ऑप्शन ए MN श्रीनिवास, ऑप्शन बी AR देसाई, ऑप्शन सी SC दुबे, ऑप्शन डी RD सिंह जो है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अब सब बताइएगा। प्रश्न ध्यान दीजिएगा, कह रहा किस समाजशास्त्री ने सर्वप्रथम पंचवर्षीय योजना में सामुदायिक विकास कार्यक्रम यानी कि CDP के कार्यान्वयन का अध्ययन किया था। तो कौन अध्ययन किया था, MN श्रीनिवास हैं कि AR देसाई महोदय हैं कि SC दुबे यानी श्यामाचरण दुबे हैं कि RD सिंह हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 13 का, आप सब बताइएगा, ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा चुका है, बार बार रिपीटेड है, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है ये। तो इस SC दुबे श्यामाचरण दुबे महोदय इसके आंसर हो जाएंगे। ये आपका ऑप्शन कहाँ है SC दुबे, ऑप्शन सी श्यामाचरण दुबे महोदय ये समाजशास्त्री हैं जो कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में सामुदायिक विकास के कार्यान्वयन का अध्ययन किया था इन्होंने। और ये अध्ययन के दौरान जो इनकी एक बुक आई थी, आप ध्यान देंगे, बुक का नाम है, नोट कर लिए, इंडिया चेंजिंग विलेज। बुक का नाम क्या है, इंडिया चेंजिंग विलेज में ये कहते हैं कि सरकार द्वारा जो है प्रवर्तित सामुदायिक विकास की जो योजनाएं हैं बताते हैं भारतीय ग्रामों पर पड़ने वाले प्रभावों का और गैर सरकारी स्तर पर मूल्यांकन करने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कहाँ पे, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो राजपूत और त्यागी नामक 2 गांव थे, एक गांव था राजपूत गांव और दूसरा त्यागी नामक गांव का अध्ययन किया था। क्षेत्रीय कार्य पद्धति के आधार पर ये बता रखा था, प्रस्तुत किया था प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है आपका, ये कह रहा है निम्नलिखित में से जो है क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से दरिद्रीकरण के तहत किसको शामिल नहीं किया जा सकता है। किसके तहत, निम्नलिखित में से दरिद्रीकरण के तहत कह रहा किसको शामिल नहीं किया जा सकता है। तो आपका ऑप्शन ए भीषण गरीबी की स्थिति, ऑप्शन बी निरक्षरता की स्थिति, ऑप्शन सी वेश्यावृत्ति की स्थिति, ऑप्शन डी दरिद्रता की स्थिति। तो ये प्रश्न आप सब फ्रेंड थोड़ा कॉमन सेंस का थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ये सी हो जाएगा, ये वेश्यावृत्ति की स्थिति। समझ गए, क्योंकि ये आपका जो वेश्यावृत्ति की स्थिति है ये कह रहा है, देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में से दरिद्रीकरण के तहत किसको शामिल नहीं किया जा सकता दरिद्रता के साथ। तो आपका ये भीषण गरीबी तो आता ही है, दरिद्रता भाई गरीबी में, निराश्रता की भी स्थिति आ जाएगी बी में, दरिद्रता की स्थिति ऑप्शन डी भी आ जाएगा। ऑप्शन सी इसलिए नहीं है क्योंकि वेश्यावृत्ति की जो स्थिति होती है ये जान ही रहे हैं अपना सारे लोग सौंपते हैं एक दूसरे को, तो ये गरीबी और भुखमरी के कारण विशेषता नहीं है। वेश्यावृत्ति अलग समस्या, अलग प्रॉब्लम है समाज का ये वेश्यावृत्ति की। तो इस प्रकार जो है इसका आंसर आपका ऑप्शन सी वेश्यावृत्ति ही माना जाएगा। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन सी, क्योंकि आप दें जो दरिद्रीकरण का आशय भीषण गरीबी की स्थिति है, निराश्रता की स्थिति है, दरिद्रता की स्थिति है, आपने देख ही लिया। जबकि जो दरिद्रीकरण की अवधारणा है इसके अंतर्गत वेश्यावृत्ति की स्थिति सम्मिलित नहीं किया गया है, मैंने कहा ना अभी आपको।
और अर्थलाभ के लिए स्थापित जो है संकर यौन संबंध वेश्यावृत्ति कहलाता है। अर्थलाभ यानी धन कमाने के लिए अगर आप ये कार्य करते हैं वेश्यावृत्ति का तो वेश्यावृत्ति कहलाएगा इस प्रकार, क्योंकि इसमें भावात्मक तत्व का अभाव होता है वेश्यावृत्ति में, जो कि अधिकांश यौन संबंधों का एक प्रमुख अंग ही माना जाता है। उसके अतिरिक्त इसको किसी तरह नहीं देखा जाता। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न उत्तर नंबर ये 15 नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा, कह रहा विसम्मान को किसने इस प्रकार परिभाषित किया है। क्या किया है? विसम्मान को कह रहा कि किसने इस प्रकार परिभाषित किया है, एक अथवा अधिक समावीकर्ता की ओर से ऐसी प्रवृत्ति जिसमें वह इस प्रकार का व्यवहार करता कि अंतःक्रिया प्रक्रम का संतुलन बिगड़ जाता है। तो इसका आंसर आपका दिया ऑप्शन ए आर के मर्टन यानी कि रॉबर्ट किंग मर्टन, और ऑप्शन बी दिया CH कूले यानी चार्ल्स हट्टन कूले, ऑप्शन डी दिया हर्बर्ट मीड, ऑप्शन डी दिया है टालकट पार्सन्स। तो 15 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, आप सब बताइएगा। प्रश्न उत्तर नंबर 15 का आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि इसका आपके जो है टालकट पार्सन्स महोदय हैं। ऑप्शन डी ये आंसर हो जाएगा। वैसे आप इसका अगर ध्यान देंगे, खुद प्रश्न पढ़े होंगे, समझ जाएंगे आप, क्योंकि विषमता को जो है यह आपके टालकट पार्सन्स महोदय विषमता के बारे में कहते हैं कि यह एक से अधिक स्वाभाविकता की ओर ऐसी प्रवृत्ति जिसमें इस प्रकार व्यवहार किया जाता है कि अंतःक्रिया प्रक्रम का संतुलन बिगड़ जाता है, उसे ये विषमता का टालकट पार्सन्स विषमता के बारे में कहते हैं। और इनकी टालकट पार्सन्स महोदय की जो एक कृत है उसको नोट कर लीजिएगा, द सोशल सिस्टम में इसमें ये बता रखे हैं। विषमता के बारे में कहते हैं कि ऐसी स्थिति होती है जिससे कर्ता अपने दबाव तथा संघर्षों को संस्थागत साधनों द्वारा दूर न करके ऐसे तरीकों से दूर करने का प्रयत्न करता है जिसकी स्वीकृति समाज नहीं देता है, समाज मान्यता नहीं प्राप्त है, समाज उसको स्वीकार नहीं करता है, जिसके परिणाम स्वरूप समाज व्यवस्था में विघटन की दशा उत्पन्न हो जाती है। ये टालकट पार्सन्स महोदय की थी। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न उत्तर नंबर 16, प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है, आप ध्यान दीजिएगा। ये कह रहा कि आर के मर्टन के अनुसार मादक द्रव्य व्यसनी किस मार्ग का अनुसरण करता है। रॉबर्ट किंग मर्टन के अनुसार कह रहा है कि मादक द्रव्य व्यसनी किस मार्ग का अनुसरण करता है। तो ऑप्शन ए कर्मकांडवाद, ऑप्शन बी हताशा, ऑप्शन सी पश्चिमगमनता, ऑप्शन डी दिया अस्वीकार्यता। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा 16 नंबर का। तो ये आपका जो ऑप्शन सी है पश्चिमगमनता जो है यानी कि रिटर्निज्म, यही है आपका आंसर। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। आप लोग ध्यान दीजिएगा ये, क्योंकि ये जो पश्चिमगमनता होता है मादक द्रव्य व्यसनी किस मार्ग का अनुसरण करता है, तो ये ऑप्शन सी सही आंसर है। क्योंकि आप देखिए रॉबर्ट किंग मर्टन महोदय जो हैं ये मादक द्रव्य व्यसनी पश्चिमागत मार्ग का अनुसरण करते हैं, और कहते हैं कि मर्टन की जो बुक्स है यानी पुस्तक इनकी कृत है, जो रचना है, इसमें क्या बोलते हैं आर के मर्टन कहते हैं, बुक्स का नाम आप लोग नोट कर लीजिएगा, सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर। आर के मर्टन का है, इम्पॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है मिलान गैरा में ये प्रश्न। इस पुस्तक में ये कहते हैं सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर में क्या कहते हैं कि विचलनकारी व्यवहार के 5 स्वरूपों का वर्णन किया है। इन्होंने बता रखा 5 स्वरूपों का। क्या बता रखा आप नोट कर लीजिएगा। कहते हैं अनुरूपता है, नंबर 1 कहते हैं ये आपके अनुरूपता है, और नंबर 2 बताते हैं ये नोट कर लीजिएगा नवाचार, और नंबर 3 कहते हैं संकरवाद, और नंबर 4 ये बताते हैं आपका प्रत्यवर्तना अथवा पश्चिमगामिता हो जाएगा। प्रत्यवर्तना अथवा पश्चिमगामिता यानी पश्चिमगामिता को प्रत्यवर्तना भी कहा जाता है। आप लोग ध्यान दिए। चौथा नंबर है, और 5वां आपका विद्रोही, ये जो 5 नंबर आपका विद्रोही आ जाता है। ये आर के मर्टन के अनुसार है, क्योंकि ये पश्चिमगमन विचलनकारी ना तो सांस्कृतिक लक्ष्य और ना ही संस्थागत लागने की प्रलापन करता है, ये मर्टन कहते हैं। क्योंकि कहते हैं इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, और शराबी, जुआरी, अफीमचेही, आवारा और पशुता आदि का व्यवहार करते हैं, ऐसा बन जाते हैं लोग। ये आपके आर के मर्टन के अनुसार है। आइए देखते हैं आपका
अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है आपका ये, प्रश्न नंबर 17 आप सबके लिए है। कह रहा है यह किसका कथन है कि आत्महत्या की दरें किसी समाज में सामाजिक एकीकरण के प्रकार तथा स्तर से संबंधित है। प्रश्न 17 क्या कह रहा है, यह किसका कथन है कि आत्महत्या की दरें किसी समाज में सामाजिक एकीकरण के प्रकार के तथा स्तर से संबंधित है। ऑप्शन ए कह रहा है जे डगलस, ऑप्शन बी पी सेंसबरी, ऑप्शन सी इमाइल दुर्खिम, ई दुर्खिम यानी इमाइल दुर्खिम, और ई मॉर्सेला। तो इसका आंसर आप लोग मेरे ख्याल से आप सभी लोग समझ ही गए होंगे क्या है कि आत्महत्या की दरें किसी सामाजिक एकीकरण के तथा स्तर से संबंधित है। क्योंकि ये आत्महत्या का सिद्धांत किसका है आप लोग जान ही रहे हैं, द सुसाइड किसकी रचना है, तो ये इमाइल दुर्खिम महोदय का है। तो इसके आंसर द सुसाइड इनकी जो है पुस्तक है, इसमें इन्होंने आत्महत्या के विषय में बता रखा है कि आत्महत्या समाज द्वारा की गई व्यक्ति की मौत है, उसे समाज को हत्यारा माना जाएगा, ना कि आत्महत्या करने वाले व्यक्ति को, ऐसा ये कहते हैं। आत्महत्या के जो है ये स्वरूप जो बताया, हमवादी, पदार्थवादी, आदर्श शून्यतावादी, ये इमाइल दुर्खिम ने बता रखा है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, आप लोग जान ही गए होंगे आंसर। और इमाइल दुर्खिम महोदय ये कहते हैं जो आत्महत्या का कारण समाज को मानते हैं। इसका कैसे मानते हैं, क्योंकि जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए आप, हम पढ़ाई कर रहे हैं, काफ़ी दिनों से बाहर रह रहे हैं और मेहनत भी कर रहे हैं, एग्ज़ाम भी दे रहे हैं और हमको रिजल्ट नहीं मिल रहा है किसी न कारण, खुदा न खास्ता। तो जब गांव समाज घर जाते हैं, आप देखे होंगे नात रिश्तेदार कहते हैं भैया अभी कब तक पढ़वा, कब रिजल्ट हुआ मिली, जो नहीं के कितना दिन अब और पढ़ाई के बाट है ना, ये कहते हैं। और कुछ लोग उसी पीठ पीछे ताना भी मारते होंगे, आप जानते हैं, अरे इनका हो गया, अब क्या होगा, इतने दिन से जो है बाहर रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इलाहाबाद या दिल्ली जहाँ भी रह रहे हैं, कोटा आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो रह रहे हैं, तो समाज इतना कोसने लगता है ना एक समय के बाद, अगर आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता है तो कुछ लोग जो है जो कमज़ोर उसके होते हैं तो डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो डिप्रेशन में आना ये बहुत गलत बात है, क्योंकि हर चीज़ का एक ही विकल्प थोड़ी होता है। तो ये समाज का इसी को प्रेशर करते हैं, नात रिश्तेदारी गांव बिराह जो कहते हैं उस ताने को आप जो है बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और गलत कदम उठा लेते हैं। लेकिन ये कोई विकल्प नहीं है, अरे यार पढ़ रहे लिख रहे हैं, होगा ठीक है, नहीं होगा तो जो है कुछ और किया जाएगा। ज़रूरी थोड़ी है कि पढ़ने से नौकरी ही मिले, अरे नहीं, नौकरी नहीं मिलेगी, सर्विस नहीं मिलेगी, जो है ज्ञान तो बढ़ ही रहा है। आप यदि बाहर रह के पढ़ाई कर रहे हैं, ये जान लीजिए, यदि आप बाहर रह के पढ़ाई कर रहे हैं, आप कोई भी काम धंधा करेंगे, किसी भी फील्ड में जाएंगे, आपको इतना ज्ञान प्राप्ति है तो आप सफल ज़रूर होंगे। ऐसा कदम तो उठाना ही नहीं चाहिए। ये जो आपके इमाइल दुर्खिम महोदय के विचारधारा है। आइए देखते हैं आगे आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा, प्रश्न उत्तर नंबर 18 आपका। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रवाद पर कोई बहस पैदा नहीं करता। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रवाद कोई बहस पैदा नहीं करता। तो ये क्या है, ऑप्शन ए तद्वितीय का भाव, ऑप्शन बी धार्मिक भिन्नता का भाव, ऑप्शन सी है भाषाई भिन्नता का भाव, ऑप्शन सी किसी कार्य में वंचित होने का भाव। प्रश्न कह रहा है कौन सा राष्ट्रवाद पर कोई बहस पैदा नहीं करता। तो आप लोग इसका आंसर मेरे ख्याल से समझ ही गए होंगे, किसी कार्य में जो वंचित होने का भाव है ये राष्ट्रवाद पर कोई भाव पैदा नहीं करता, क्योंकि ऑप्शन डी आपका ये सही आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन डी है। कि और तद्वितीय का भाव, धार्मिक भिन्नता का भाव, भाषाई भिन्नता पर इसमें हमेशा बहस गैरा चलती रहती है। आप देखते होंगे हर चीज़ धर्म के बारे में आपको बताने की ज़रूरत है नहीं, धर्म पे इतना बहस चलता है। और भाषा के आधार पे आप देख ही रहे हैं, कोई कहता मेरी भाषा श्रेष्ठ है और कोई कहता है हमारी भाषा श्रेष्ठ है। जो है तमिल वाले कहते हैं हम अच्छे हैं वहीं, और इधर जो है कन्नड़ वाले कहते हैं हम, और इधर गुजराती वाले हम, बाकी हिंदी भाषा वालों को तो बातें नहीं है भाई। आइए देखते हैं, इस प्रकार ये प्रश्न आपका समाप्त होता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है आपका, प्रश्न नंबर 19 ये है। 19 नंबर कह रहा है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या की वृद्धि दर न्यूनतम है। किस हिसाब से कह रहा है, 2011 जनगणना के अनुसार बात कर रहा है कि किस राज्य की ये न्यूनतम जनसंख्या है।
तो आपका ऑप्शन दे रखा ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी केरल। ये 2011 के जनगणना के अनुसार पूछा जनसंख्या की वृद्धि दर न्यूनतम है किस राज्य में है। तो ये आप पढ़ ही लिए होंगे जनगणना 2011 की जनगणना, काफ़ी दिन हो गया। अब जनगणना अर्थात यूपी स्पेशल पढ़ चुके होंगे, और यूपी स्पेशल मैं बोल रहा हूँ, सॉरी फ्रेंड्स। अब भारत की 2011 की जो जनगणना जो आई सांख्यिकी काफ़ी बार पढ़ चुके होंगे, क्योंकि पुराना आंकड़ा हो गया है। तो इसके अनुसार ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, केरल। क्योंकि केरल आप ये भी जानते होंगे सबसे शिक्षित, भारत का सबसे शिक्षित अगर राज्य है, स्टेट है, तो आपका केरला है। तो इस प्रकार आपका केरल जो है 2011 के अनुसार जनसंख्या वृद्धि सबसे कम रही है। क्योंकि जहाँ पढ़े लिखे लोग होंगे तो वहाँ आवश्यकता के अनुसार ही हर काम करते हैं, तो आवश्यकता के अनुसार ही जनसंख्या का भी वृद्धि दर है। क्योंकि महंगाई वगैरह इतना है, जो समझदार लोग हैं वो सब हर चीज़ समझदारी से करते हैं। आइए देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 20, ये 20 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, आप सब इसको देखिए 20 नंबर प्रश्न को। ये कह रहा है कि टी.एन. मदान के अनुसार धर्मनिरपेक्षता का कौन सा आयाम सही नहीं है। किसके अनुसार पूछ रहा है आपका, ये टी.एन. मदान महोदय हैं, ये राइटर हैं। कह रहा है कि इनके अनुसार धर्मनिरपेक्षता का कौन सा आयाम सही नहीं है। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है धर्म से राज्य की पृथकता, ऑप्शन बी कह रहा है राज्य के कुछ समुदायों के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार, या ऑप्शन बी है सी कह रहा है वस्तुनिष्ठ विवेकशीलता के भाव के साथ धार्मिक मान्यताओं को देखना, ये ऑप्शन सी आपका कह रहा है। ऑप्शन डी कह रहा है कि सभी लोगों के लिए उनके समुदाय के निरपेक्ष न्यायपूर्ण जीवन स्तर सुनिश्चित करना है, ये ऑप्शन डी होगा। तो टी.एन. मदान के अनुसार जो धर्मनिरपेक्षता का कौन सा आयाम सही नहीं है, आप सब इसका आंसर समझ ही गए होंगे। ऑप्शन बी जो आपका है, ये ऑप्शन बी राज्य के कुछ समुदायों के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार, ये धर्मनिरपेक्षता का द्वारा हो ही नहीं सकता। बाकी ये आपका जो है ऑप्शन है धर्म से राज्य की पृथकता, ये आपका सही है। वस्तुनिष्ठ ऑप्शन सी है, ये भी सही है आपका। ऑप्शन डी है, ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन जो है ये ऑप्शन 20 नंबर है, ये ऑप्शन जो है आपका प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। ये अगला प्रश्न देखते हैं, क्या प्रश्न नंबर आपका 21 नंबर क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 21 आपका ये कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक शहरों जिन्होंने अपनी मलिन बस्ती की जनसंख्या यानी 2011 के अनुसार बताई है का प्रतिशत कितना है। भारत में सर्वाधिक शहरों में जिन्होंने अपनी मलिन बस्ती की जनसंख्या 2011, ये जनसंख्या से प्रश्न फ्रेंड्स, आप ध्यान दीजिएगा जनसंख्या पर है। तो ये ऑप्शन ए कह रहा 48%, ऑप्शन बी 63%, ऑप्शन सी है 58%, ऑप्शन डी है 78%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप सब बताइएगा। 21 का प्रश्न नंबर, तो ये है आपका ऑप्शन बी 63% हो जाएगा। क्योंकि इसको मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये जनगणना पे है, जो लोग नहीं पढ़े होंगे थोड़ा सा उनको दिक्कत होगी बताने में, क्योंकि जनगणना पे है ये प्रश्न उत्तर नंबर 21। भारत में सर्वाधिक शहरों जिन्होंने अपनी मलिन बस्ती की जनसंख्या 2011 के अनुसार बताई है का प्रतिशत कितना है, 63% है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं ये जो पड़ोसेन समिति हैं, इसके अनुसार पड़ोसेन समिति है, इसके अनुसार मलिन बस्ती आमतौर पर अस्वास्थ्यकर स्थितियों में प्राप्त स्वच्छता और पेयजल सुविधाओं की अभाव होता है, कमी होती है। अधिकतर अस्थायी, कमज़ोर और सघन रूप से बने होते हैं। यहाँ घर मतलब घनी बस्ती होती है, जिस कारण ये सब अभाव पाए जाते हैं यहाँ पर। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा। प्रश्न नंबर ये आपका 22 हो जाएगा, यानी कि प्रश्न नंबर 22। ये कह रहा है कथन 22 है, ये कथन और कारण का है। प्रश्न नंबर 22 आप ध्यान दीजिएगा, कथन और कारण का फ्रेंड्स आप लोग ध्यान दीजिएगा। कथन ए आपका ये जो क्या कह रहा है ध्यान दीजिए, कह रहा विस्थापन निर्धन और निर्बल को कहीं अधिक निर्धनता के खतरे में डालते हैं। ठीक है, ये कह रहा। और
तर्क आर ये देखिए क्या कह रहा विस्थापन के पश्चात उनका समुचित पुनर्वास नहीं किया जाता। तो इसमें से क्या आंसर हो जाएगा आप सब बताइएगा। कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। ये कह रहा है कि ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या है। बी कह रहा है ए आर दोनों सही परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी कह रहा है ए सही आर गलत है। डी कह रहा है ए गलत आर सही है। सॉरी। तो इसमें से इसका आंसर क्या हो जाएगा आप सब बताइएगा। कथन और कारण है। ये कथन देखिए, ये कह रहा विस्थापन निर्धन और निर्बल को कहीं अधिक निर्धनता के खतरे में डालते हैं। और इसका तर्क जो आपका कह रहा है, तर्क आर कह रहा है कि विस्थापन के पश्चात उनका समुचित पुनर्वास नहीं किया जाता है। ये सही है। तो इस प्रकार जो है ये बात सही, आप लोग देखते ही होंगे, न्यूज़ वगैरह पढ़ते होंगे कि यहाँ किसी कारण से विस्थापन कर दिया गया लेकिन उन लोगों का समुचित व्यवस्था नहीं किया गया। तो ये बात आपका तर्क जो है ये भी सही ही है आपका। और विस्थापन निर्धन और निर्बल को अधिक निर्धनता के खतरे में डालता है। सही, जो आदमी गरीब है जब उसको उजाड़ेंगे तो उसके लिए दिक्कत तो पैदा होगी ही। इस प्रकार से ये दोनों सही, ए आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या भी करता है। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? ये ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या करता है। तो इसका आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये देखिए, ये बहुत टफ प्रश्न नहीं था, कथन और कारण सिंपल था फ्रेंड्स। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा। प्रश्न नंबर ये 23 आप सभी के लिए। ये कह रहा वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की श्रेणी फर्स्ट नगरों में रह रही नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? ये भी 2011 के जनगणना से प्रश्न है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की श्रेणी फर्स्ट नगरों में रह रही नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो आपका ऑप्शन ए कह रहा 65%, ऑप्शन बी 70%, ऑप्शन सी 60%, ऑप्शन डी 55%। तो कितना परसेंट हो जाएगा? ये तो आपको आता होगा तो ठीक है, नहीं तो आप इस प्रश्न का आंसर गलत करके तो आए ही जाएंगे। क्योंकि अगर नहीं पढ़ेंगे भाई, ये पे फैक्ट पूछ रहा है ना 2011 जनगणना के अनुसार, तो ये ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा आपकी। ये ऑप्शन बी 70% हो जाएगा। ये सही इसका आंकड़ा 70.2% है। इसमें पूरा दे दिया है, ये पॉइंट में भी है इसका, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये जैसे 70.2% है और 65.6% है, तो ऐसे वो भी 60.1 है और 55.5 है ये, लेकिन इसमें फैक्ट दे दिया है तो इसमें जो सही माना जाएगा तो ये 70% आपका हो जाएगा। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 24 आपका ये कह रहा है 24 नंबर। ये कह रहा है किस सिद्धांत के अनुसार, क्या कह रहा है प्रश्न ध्यान दिए, किस सिद्धांत के अनुसार व्यवहार विसमान होते हैं और ऐसा तभी होता है जब लोग उनको ऐसे ही पहचानते हैं? ये प्रश्न कह रहा, आप लोग समझ ही गए होंगे प्रश्न क्या कह रहा है। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा नियंत्रण सिद्धांत, ऑप्शन बी कह रहा संरचनात्मक तनाव सिद्धांत, ऑप्शन सी कह रहा नामकरण सिद्धांत, ऑप्शन बी कह रहा विभेद साचार सिद्धांत। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा आप लोग बताइए। व्यवहार विसमान होते हैं और ऐसा तभी होता है जब लोग उनको ऐसे ही पहचानते हैं। किसके सिद्धांत अनुसार है, यानी कि ये किसका कथन है पूछ रहा है फ्रेंड्स। जो आप पढ़े होंगे तभी भी इसका आंसर दे पाएंगे, वरना इसका भी आंसर करेंगे। तो ये नामकरण जो है आपका नामपत्रण सिद्धांत या नामकरण सिद्धांत जो है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये कहीं फ्रेंड्स ये लिखा जाता है नामकरण के जगह नाम पत्रण सिद्धांत भी लिखा जाता है। आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि व्यवहार भी समान होते हैं, ऐसा तभी होता है जब लोग उनको होते हैं पहचानते हैं। नामपत्रण सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किया है इसका आपके हार्वर्ड एस बेकर महोदय हैं। इनकी जो पुस्तक है आप नोट कर लीजिएगा, हार्वर्ड एस बेकर महोदय की पुस्तक है आउटसाइड स्टडीज इन द सोशियोलॉजी ऑफ डिवाइंस। ठीक है, डिवाइंस है फ्रेंड्स, डिवाइंस नहीं है, डिवाइंस है। फिर से पढ़ दे रहा हूँ, आप नोट कर लिए। आउटसाइड स्टडीज इन द सोशियोलॉजी ऑफ डिवाइंस, ये आपका इनकी बुक्स हो गई आपके, किसका, हार्वर्ड एस बेकर महोदय के। इसमें ये कहते हैं, ये इस बुक में अपना सिद्धांत देते हैं, कहते हैं कि
स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि अपराधी व्यवहार ऐसा व्यवहार है जिस प्रकार समाज अपराध का ठप्पा लगाता है। यानी अपराधी व्यवहार ऐसा व्यवहार है जिस पर समाज अपराध का ठप्पा लगाता है, वो अपराधी व्यवहार होता है। ये आपके बेकर महोदय हैं। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 25, ध्यान दीजिए 25 क्या कह रहा है। यह टिप्पणी किसने की है कि भारत की एकता अनिवार्य रूप से धार्मिक एकता है। कह रहा है यह टिप्पणी किसने की है कि भारत की एकता अनिवार्य रूप से धार्मिक एकता है। ये किसने कहा है, कुल मिला के ये है प्रश्न। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है लुई डूमा, ऑप्शन बी कह रहा है राधा कमल मुखर्जी, ऑप्शन सी कह रहा है एम.एन. श्रीनिवास, ऑप्शन डी कह रहा है डी.पी. मुखर्जी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 25 का? आप लोग फटाफट आंसर बताइएगा 25 का आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि आपका जो ये 25 है प्रश्न नंबर क्या कह रहा है, ये ऑप्शन सी एम.एन. श्रीनिवास महोदय जो हैं इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह टिप्पणी किसने की, भारत एकता अनिवार्य रूप से धार्मिक एकता है। तो ये एम.एन. श्रीनिवास महोदय की टिप्पणी है। ऑप्शन सी ये आंसर हो जाएगा। आप लोग ध्यान दिएगा, ऑप्शन सी इसका आंसर है आपका, ठीक है। क्योंकि ये एम.एन. श्रीनिवास ने अपना मत प्रस्तुत किया, कहा कि भारत की एकता अनिवार्य रूप से धार्मिक एकता है। इस संदर्भ में श्रीनिवास ने भारतीय जात व्यवस्था को जो है ऊर्ध्वा और क्षतिज एकता में विभाजित किया है। कौन? एम.एन. श्रीनिवास ने। और ये कहते हैं किसी एक क्षेत्र की सभी जातियों की स्थानीय संस्कृति में कुछ ऐसे साझा मतलब तत्व होते हैं मिले जुले, जो सभी में लगभग पाए जाते हैं। जैसे क्या है पाए जाते हैं, आप एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे समान भाषा है, रीति रिवाज बोलचाली समान है, समान त्यौहार, समान देवी देवता जो आदि हैं, ये श्रीनिवास जातियों को इस एकता को ऊर्ध्वाधर एकता कहते हैं। और इसके विपरीत क्षैतिज एकता में वो क्या मानते हैं, कहते हैं एक ही जात के जो सभी सदस्य होते हैं वो समान जो है परंपरा, त्यौहार, रीति रिवाज आदि देवी देवताओं को मानते हैं, चाहे उसमें भाषा अथवा क्षेत्रीय आधार पर भिन्नता ही क्यों ना हो। इस एकता को श्रीनिवास क्षैतिज एकता कहते हैं। इस प्रकार ये प्रश्न नंबर 25 आपका समाप्त होता है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका। प्रश्न नंबर 26, आप ध्यान दीजिएगा 26, प्रश्न नंबर 26 का आंसर ये क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किसने दो मॉडलों के रूप में समरसता और असमरसता शब्दों का प्रयोग किया है, जिसके माध्यम से भारत और पश्चिम में सामाजिक अस्थिरीकरण की व्यवस्था की तुलना की जा सकती है। प्रश्न नंबर 26 ये कह रहा है। प्रश्न ध्यान से देखिए, कह रहा निम्नलिखित में से किसने दो मॉडलों के रूप में समरसता और असमरसता शब्दों का प्रयोग किया है, जिसके माध्यम से सभी भारत और पश्चिम सामाजिक अस्थिरीकरण की व्यवस्था की तुलना की जा सकती है। तो ऑप्शन ए दे रहा है लुई डूमा, ऑप्शन बी ए.आर. देसाई, ऑप्शन सी माइकी मैरियट, ऑप्शन डी आंद्रे बिनते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप जान लीजिए इसका आंसर ऑप्शन डी है, ये आंद्रे बिनते महोदय हो जाएंगे आपके ये, क्योंकि आंद्रे बिनते महोदय जो हैं ये समरसता और असमरसता शब्दों का प्रयोग किया है और भारत के पश्चिम सामाजिक अस्थिरीकरण की व्यवस्था की तुलना किया है। आंद्रे बिनते कहते हैं समरसता की तुलना भारतीय समाज से एवं असमरसता की तुलना पश्चिमी सामाजिक व्यवस्था से करते हैं। क्या करते हैं, समरसता की तुलना जो है आंद्रे बिनते महोदय जो है ये समरसता की तुलना भारतीय समाज से करते हैं, ठीक है। असमरसता की तुलना पश्चिमी समाज की व्यवस्था से करते हैं, यानी कि पश्चिमी सभ्यता कल्चर से करते हैं। ये आंद्रे बिनते जो आपके हैं, आंद्रे बिनते ने अपना मस्त प्रस्तुत किया, कहते हैं पश्चिमी बौद्धिकता पर निर्भरता के कारण भारतीय समाजशास्त्री सैद्धांतिक और पद्धतिगत दोनों रूप से अभिनव होने में सक्षम नहीं हुए, ठीक है। यानी कि पश्चिमी जो बौद्धिकता, पश्चिमी लोग अधिक ज्ञानी अधिक अच्छे माने जाते हैं, मतलब बुद्धता के देश से, इस रूप से ये बात कर रहे हैं आपके आंद्रे बिनते, और दोनों अभिनव से होने में सक्षम नहीं हुए, यह इनका कथन है। यही कारण है, कहते हैं कि भारतीय समाज शास्त्र में अपने स्वयं के सिद्धांत और पद्धति विकसित करने में सक्षम नहीं रहा है, ये आंद्रे बिनते महोदय का मानना है। आइए देखते हैं आपका प्रश्न नंबर क्या है 27। ये क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारत में राष्ट्रवाद के उद्भव के अध्ययन में द्वंद्वात्मक उपागम का प्रयोग किया है। अब ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से किसने भारत में राष्ट्रवाद के उद्भव के अध्ययन में द्वंद्वात्मक उपागम का प्रयोग किया है। युगेंद्र सिंह
रंजीत गुहा, AR देसाई, MN श्रीनिवास। तो प्रश्न क्या है, आंसर 27 नंबर का क्या हो जाएगा? अब बताइए। ऑप्शन ए योगेंद्र सिंह है, ऑप्शन बी रंजीत गुहा है, ऑप्शन सी AR देसाई है, ऑप्शन डी MN श्रीनिवास है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप बताइए। तो ये आपका MN श्रीनिवास महोदय हो जाए ना होके ये आपके AR देसाई हैं। ऑप्शन सी प्रश्न नंबर 27 का ये AR देसाई, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका ये आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी है ये आंसर। छल्लाल रमणलाल देसाई इनका पूरा नाम है, जो भारत में राष्ट्रवाद के उद्भव के अध्ययन में द्वंद्वात्मक उपागम का प्रयोग किया है। तो आपके छल्लाल रमणलाल देसाई महोदय हैं, क्योंकि ये प्रोफेसर AR देसाई की जो पुस्तक है सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, नोट कर लीजिएगा, सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म में भारत के राष्ट्रवाद के उद्भव के अध्ययन में द्वंद्वात्मक उपागम का प्रयोग किया है और बताया है कि अपने अध्ययन में कहते हैं कि मार्क्सवादी सिद्धांत के बारे में कहते हैं कि ऐतिहासिक भौतिकवाद और पद्धति द्वंद्वात्मक का प्रयोग करते हैं AR देसाई, छल्लाल रमणलाल देसाई महोदय। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 28 क्या कह रहा है? तो ये कह रहा 28 निम्नलिखित में से कौन सी एक जनजात अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है? आप ध्यान दीजिए, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी एक जनजात अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है? तो ऑप्शन ए टोडा, ऑप्शन बी जोरवा, ऑप्शन सी सोआवरा, ऑप्शन डी भील। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप जानिएगा, जनजातियों से है जो है आपका अनिवार्य है। ये PGT में प्रश्न पूछा गया है, UGC ने 11 असिस्टेंट प्रोफेसर में तीनों जगह ये प्रश्न पूछा जा चुका है। आप ध्यान, प्रश्न नंबर 28 जो है 3 बार ये 3 जगह पूछा जा चुका है। तो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजात अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की है? तो कौन सी जनजात है आप लोग बताइएगा। ऑप्शन ए दिया है टोडा, तो टोडा आपको जानकारी होना चाहिए, ये नीलगिरी, ठीक है, ये नीलगिरी की पहाड़ियों पर पाए जाते हैं आपके टोडा जनजात, ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ियों पर। ये आपका जोरवा जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। कौन? ये जोरवा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। और ये आपके जो है हो गए सौरा, ये तो ध्यान नहीं आ रहा कहाँ पाए जाते हैं। और आपका चौथा ये जो है ये डी है, ऑप्शन भील। तो भील आप सभी को पता होगा, ये राजस्थान में पाए जाते हैं। आप सभी को पता होगा भील जो है आपका राजस्थान में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आपका कह रहा कौन सी जनजात अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर आपको पता चल गया होगा कि कौन से पाए जाते हैं। तो बी जो आपका ये जोरवा है अंडमान, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी जो आपका जोरवा ये अंडमान, ये जारवा जो है, जोरवा नहीं जारवा इसको पढ़ा जाएगा फ्रेंड्स, जारवा या जोरवा, इंग्लिश में जारवा लिखा है, हिंदी में जोरवा लिखा है। तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये जनजात पाई जाती है। अब ध्यान दीजिए, टोडा नीलगिरी में, जारवा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, और भील जो है आपके राजस्थान में पाए जाते हैं, ठीक है। आप लोग, क्योंकि ये आपके जो इसका अध्ययन रेडक्लिफ ब्राउन महोदय ने किया है, द अंडमान आइसलैंड में लिखा है, इनकी बुक है, रचना है किसकी? रेडक्लिफ ब्राउन महोदय का, द अंडमान आइसलैंड। आप लोग इसको नोट करके रखिएगा। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 829 है। धार्मिक ग्रंथों जैसे वेद और उपनिषद से व्युत्पन्न तथ्यों पर आधारित अध्ययन निम्नलिखित परिप्रेक्ष्यों में से किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो ऑप्शन ए कह रहा है भारत विद्या परिप्रेक्ष्य में, ऑप्शन बी कह रहा है संरचनात्मक प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य, ऑप्शन सी कह रहा है सभ्यतात्मक परिप्रेक्ष्य, ऑप्शन डी कह रहा है ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 29 का आप लोग बताइएगा, क्योंकि ये कह रहा है धार्मिक ग्रंथों जैसे वेद उपनिषद से उत्पन्न तथ्यों पर आधारित अध्ययन निम्नलिखित परिप्रेक्ष्यों में से किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो आप इसका आंसर समझ गए होंगे प्रश्न नंबर 29 का, क्योंकि भारत विद्या परिप्रेक्ष्य में ही इसका आंसर आएगा। आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ऑप्शन ये सही आंसर, भारत विद्या परिप्रेक्ष्य में जो है
वेद और उपनिषद से उत्पन्न तथ्यों पर आधारित अध्ययन निम्नलिखित परिप्रेक्ष्यों में से प्रतिनिधित्व करता है। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 30, प्रश्न नंबर 30 क्या कह रहा है कि किसने, 31 नंबर प्रश्न, किसने भारतीय सामाजिक स्थिति को समझने के लिए उपासित परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया। प्रश्न 30 कह रहा है किसने भारतीय सामाजिक स्थिति को समझने के लिए उपाश्रित परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया है। ऑप्शन ए जी.एस. घुरिये, ऑप्शन बी ए.एन.के. बोस, ऑप्शन सी लुई डूमा, ऑप्शन डी डेविड हार्डी मैन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप सब बताइएगा। तो इसका आंसर आपके डेविड हार्डी मैन महोदय जो हैं, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, डेविड हार्डी मैन महोदय। क्योंकि ये आपके जो डेविड हार्डी मैन हैं, ये भारतीय सामाजिक स्थिति को समझने के लिए उपाश्रित परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किए हैं। आपके कौन, डेविड हार्डी मैन महोदय। ये भारत के गुजरात प्रदेश के खेड़ा जिले के अध्ययन जो है सन 1917 से 34 के बीच राष्ट्रीय आंदोलन में कृषक राष्ट्रवादी की भूमिका का सूक्ष्म अध्ययन किया है इन्होंने, डेविड हार्डी मैन ने। इसका ये राजनीति को धड़ों के रूप में गुट तथा एक विस्तृत संरक्षक आश्रित ताने बाने के रूप में देखते हैं आपके डेविड हार्डी मैन जो है। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 31 ये कह रहा है जैक डेरिडा के अनुसार भाषा। प्रश्न नंबर 31 क्या कह रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जैक डेरिडा के अनुसार भाषा है क्या है। ये किसके अनुसार पूछ रहा है, जैक डेरिडा महोदय के अनुसार पूछ रहा है भाषा बन। ऑप्शन ए कह रहा है भाषा एक व्यवस्थित और स्थिर व्यवस्था है, जो है बी कह रहा है एक अव्यवस्थित और जो है स्थिर व्यवस्था है, सी कह रहा है एक अव्यवस्थित और अस्थिर व्यवस्था है, डी कह रहा है एक व्यवस्थित और अस्थिर व्यवस्था है। जैक डेरिडा के अनुसार भाषा क्या है कह रहा है, तो आप सब बताइएगा। तो ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। ये ऑप्शन सी कह रहे हैं कि जैक डेरिडा भाषा एक अव्यवस्थित और अस्थिर व्यवस्था है। ये बात सही है। भाषा भाई थोड़ी थोड़ी दूर पे बदलती रहती है, आप लोग जानते ही हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा फ्रेंड्स, थोड़ा जल्दी करा देते हैं प्रश्न को। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन यह मानता है कि जो द्वैताएँ हैं कभी समतुल्य नहीं हैं अपितु सोपानिक क्रम है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन यह मानता है कि द्वैताएँ जो है कभी भी समतुल्य नहीं है अपितु सोपानिक क्रम में हैं। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है लुई डूमा, सॉरी फ्रेंड, ऑप्शन ए कह रहा है लुई अल्थूजर, ऑप्शन बी कह रहा है जैक डेरिडा, ऑप्शन सी एंथोनी गिडेंस, ऑप्शन डी मिशेल फुको महोदय। क्या कह रहा है, ये किसका मानना है कि द्वैताएँ जो है कभी भी समतुल्य नहीं है अपितु सोपानिक क्रम में है। तो इसका आंसर आप तब फटाफट बताइएगा। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन जो है ये सी हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ये जो ऑप्शन सी एंथोनी गिडेंस महोदय हैं, ये आपके एंथोनी गिडेंस महोदय हैं, क्योंकि ये इनका ये कहते हैं आपके एंथोनी गिडेंस महोदय की द्वैताएँ कभी समतुल्य नहीं है अपितु सोपानिक क्रम में है, आपके एंथोनी गिडेंस महोदय। ये प्रश्न फ्रेंड थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, इसको देख लेता हूँ, क्लियर कर लेता हूँ कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लोग प्रश्न एक बार क्लियर कर देता हूँ फ्रेंड। कह रहा है इसको 32 नंबर प्रश्न क्या है, ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन यह मानता है कि द्वैताएँ कभी भी निम्नलिखित में से यह कौन मानता है कि द्वैताएँ कभी भी समतुल्य नहीं है अपितु सोपानिक क्रम में है। तो लुई अल्थूजर है, जैक डेरिडा, एंथोनी गिडेंस है, ऑप्शन डी मिशेल फुको है। तो ये फ्रेंड्स आपका इसका आंसर हो जाएगा जैक डेरिडा महोदय हैं, ना कि एंथोनी गिडेंस। ये क्लियर कर लिया फ्रेंड्स, आपका ये ऑप्शन बी है इसका सही आंसर। आप ध्यान दीजिएगा, आप इसको सुधार कर लीजिएगा, जैक डेरिडा महोदय हैं। ये पढ़ाने में मिस्टेक हो गया आप सभी के साथ, तो ये ऐसी गलती आप सभी मत कीजिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ये आपके जैक डेरिडा महोदय हैं, कहते हैं द्वैताएँ कभी भी समतुल्य नहीं हैं अपितु सोपानिक क्रम में है। ठीक है, क्योंकि ये जैक डेरिडा महोदय विखंडन के सिद्धांत पे ध्यान देते हैं
और कहते हैं विखंडन वास्तव में विकेंद्रिता की एक ऐसी तकनीक है तथा पढ़ने का तरीका है जो केंद्रीय पद की केंद्रिता के संदर्भ में सर्वप्रथम हमें जागरूकता करता है। इससे केंद्रीय पद को इनका मानना है कि उल्टने का प्रयास करते हैं जिससे हाशिए पर खड़े पद केंद्रीय हो सकते हैं, जिससे हाशिए पर खड़े पदों द्वारा अस्थायी रूप से संस्थितीकरण को उलट दिया जाता है। ये जैक डेरिडा महोदय की अवधारणा रही है। आप लोग सुधार कर ही लिए होंगे। देखते हैं आपका ये प्रश्न नंबर 33 क्या है। ये थोड़ा सा नीचे कर दें आपका, जितने जल्दी करते हैं उतने देर होता है, पता नहीं क्या कारण है। आइए देखते हैं। कथन है कारण का प्रश्न है, प्रश्न नंबर 30 कथन और कारण का प्रश्न है। ये अभिकथन ए, ठीक है। ये कह रहा है भारत में इन दिनों ग्रामीण से शहर में प्रवसन अधिक हो रहा है। ये बात तो सही है, भारत में इन दिनों ग्रामीण से शहर में प्रवसन अधिक हो रहा है, यानी कि शहर में लोग अधिक बस रहे हैं, जा रहे हैं गांव से शहर की ओर। कारण आर क्या कह रहा है आप देखिए कि गहन कृषि क्षेत्रों में कृषि के लिए स्थानीय श्रमिक उपलब्ध नहीं है। ये भी सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए कह रहा है ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी कह रहा है ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी कह रहा है ए सही, आर गलत, डी कह रहा है ए गलत, आर सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 33 का, आप लोग बताइएगा। तो इसका आंसर आपका देखिए जिस हिसाब से है, गहन कृषि क्षेत्रों में कृषि के लिए स्थानीय श्रमिक है, कारण है श्रमिक उपलब्ध नहीं है। सही बात है, क्योंकि भारत में इन दिनों ग्रामीण से शहर में प्रवसन अधिक हो रहा है, तो अब कथन भी सही है। तो इसलिए आपका आंसर जो है ए हो जाएगा, ए आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है, ठीक है। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर ये 34 क्या कह रहा है आपका 34 प्रश्न नंबर। ये मिशेल फूको के निम्नलिखित प्रकाशनों का सही क्रम कौन सा है पूछ रहा है। किसका, आपके ये जो मिशेल फूको महोदय हैं, ये कह रहा प्रकाशनों का सही क्रम कौन सा है, आप ध्यान दीजिएगा। तो ये लिख रखा है, बता रखा है, 1 नंबर कह रहा है। आप लोग प्रश्न ध्यान दीजिएगा, नहीं तो उत्तर गलत कर देंगे, इसका पक्का है। कह रहा द बर्थ ऑफ क्लिनिक, 1 नंबर कह रहा है कि द बर्थ ऑफ क्लिनिक। 2 नंबर कह रहा है द केयर ऑफ द सेल्फ, क्या कह रहा है द केयर ऑफ द सेल्फ। 2 कह रहा है द यूज ऑफ, ध्यान दीजिएगा आप लोग, कह रहा है द यूज ऑफ प्लेजर, ये 3 नंबर। और 4 नंबर कह रहा है डिसिप्लिन एंड पनिश, ठीक है, ये कह रहा। तो इसमें से नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए, ये कह रहा है सही उत्तर चुनिए नीचे कूट से। तो ये क्रम, सही क्रम कह रहा, पर सही क्रम करने कह रहा लगाने के लिए। तो ऑप्शन ए दे रखा है, आप ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए दे रखा है इसका 1 2 4 3, ए कह रहा, बी कह रहा 2 1 3 4, सी कह रहा 1 4 2 3, डी कह रहा 4 1 2 3। तो इसका देखते हैं आइए सही क्रम क्या है। तो इसका जो द बर्थ ऑफ द क्लिनिक, ये तो आपका 1 नंबर पे हो जाएगा, ये सही है। द बर्थ ऑफ क्लिनिक 1 नंबर पे होगा, ये सही है। और ये क्या है डिसिप्लिन एंड पनिश, ये आपका 2 नंबर पे हो जाएगा, ठीक है। और आपका ये 2 नंबर जो है ये 3 नंबर तीसरे क्रम पे हो जाएगा, ये आपका 2 नंबर तीसरे क्रम पे हो जाएगा, ठीक है। और ये बता 3 नंबर आपका चौथे पे, तो हो ही जाएगा, 3 नंबर आपका चौथे पे हो ही गया। तो इस प्रकार आपका आंसर क्या हो जाएगा जो है, देखिए इसमें से 1 3 2 4 किस में है, 1 4 2 3 ऐसे होगा फ्रेंड्स, 1 4 है ना, 1 4 2 3। तो इसमें किस ऑप्शन में 1 4 2 3 है, वही सही होगा, 1 4 2 3। 1 4 2 3 ऑप्शन ये सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ये देखिए सी नंबर 1 4 2 3 इसका सही क्रम यही हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर। आप लोग ध्यान दीजिएगा, सी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। और आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है।
प्रश्न नंबर 35 कह रहा हेराल्ड, जो आपके ये हेराल्ड गारफिंकल महोदय हैं, कह रहा है हेराल्ड गारफिंकल ने व्यवस्था की भावना की व्याख्या करने के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग नहीं किया था। प्रश्न ध्यान दीजिए, कह रहा कि हेराल्ड गारफिंकल ने व्यवस्था की भावना की व्याख्या करने के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग नहीं किया था। तो ऑप्शन ए कह रहा अधिनियम, ऑप्शन बी स्वतः मान लिए गए नियम, ऑप्शन सी मुलम्मा लगाना, ऑप्शन डी प्रवचन विश्लेषण। 35 का आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइएगा 35 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा। क्योंकि ये जो है प्रवचन विश्लेषण यानी इसको कहते हैं डिस्कोर्स एनालिसिस। आप देख लीजिएगा, प्रवचन विश्लेषण जो है इसको कहते हैं डिस्कोर्स एनालिसिस, और इसका कहते हैं मुलम्मा लगाना का जो होता है इसकी इंग्लिश होता है क्लोजिंग। यानी कि मुलम्मा लगाना का अर्थ आप ध्यान दीजिएगा क्लोजिंग होता है। इसको हिंदी जो होती है इसको कहते हैं मुलम्मा लगाना, दिखावा करना। मुलम्मा लगाना ये जो नया शब्द आया है इसको कहते हैं दिखावा करना। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये दिखावा करना नोट कर लीजिएगा, कहते हैं क्लोजिंग इंग्लिश इसकी होती है। और स्वतः मान लिए गए नियम इसको कहते हैं टेकन फॉर ग्रांटेड रूल्स, इसको कहते हैं बी का टेकन फ्रॉम, स्वतः मान लिए गए इंग्लिश इसकी है टेकन फॉर ग्रांटेड रूल्स। और अधिनियम आप जान ही रहे हैं जो है इसको एक्स्ट्रा रूल्स कहते हैं। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा, हेराल्ड जो आपके हेराल्ड गारफिंकल महोदय हैं, कहते हैं कि व्यवस्था की भावना की व्याख्या करने के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग नहीं किया था। तो इसका नहीं किया था तो ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ये प्रवचन। इन्होंने ऑप्शन डी ये प्रवचन का शब्द का प्रयोग नहीं किया था, ऑप्शन डी सही प्रवचन विश्लेषण, ये डिस्कोर्स एनालिसिस इसको बोलते हैं आप। इस प्रकार ये प्रश्न आपका समाप्त हुआ। क्योंकि गारफिंकल की व्यवस्था भावना की व्याख्या करने के लिए अधिनियम स्वतः मान लिए गए है, नियम मुलम्मा लगाना सम्मिलित किया है, जबकि प्रवचन विश्लेषण शब्द का प्रयोग किसने किया है, ये प्रवचन जो विश्लेषण शब्द का प्रयोग आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा देख लीजिए किसने किया है इस शब्द का प्रयोग। अगर ये नहीं किए हैं तो कौन किया है, तो ये आपके मिशेल फूको जो महोदय ये किए हैं। ठीक है, आपके इस शब्द का प्रयोग, ना कि आपके हेराल्ड गारफिंकल महोदय किए हैं। क्योंकि ये जो इनकी बुक है मिशेल फूको की, एक है नोट कर लीजिएगा क्या है, मॉडर्निज्म एंड सिविलाइजेशन। ठीक है, और आगे कहते हैं द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज एंड डिस्कोर्स ऑन लैंग्वेज, इन्हीं की बुक है मिशेल फूको की। पावर नॉलेज डिसिप्लिन एंड पनिश में ये इन्होंने किया है जो है। तो इस प्रकार इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, मैंने बता दिया फ्रेंड्स। आइए देखते हैं आप अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 36 क्या कह रहा है आपका, प्रश्न नंबर 36 देखते हैं क्या कह रहा है आप सभी के लिए। ये कह रहा है लुई अल्थूजर ने कार्ल मार्क्स के लेखनों को 4 कालों में विभाजित करके क्या प्राप्त किया। किसके बारे में कह रहा है ये, लुई अल्थूजर ने कार्ल मार्क्स के लेखनों को 4 कालों में विभाजित करके क्या प्राप्त किया। ये जो लुई अल्थूजर महोदय ने कार्ल मार्क्स के 4 भागों में 4 कालों में लिख रखा, तो उसमें इन्होंने क्या प्राप्त किया। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि मानवतावादी मार्क्सवाद को अस्वीकार किया है इन्होंने, ऑप्शन बी कह रहा मार्क्सवाद को सरलीकरण किया, ऑप्शन सी कह रहा मार्क्सवाद की आलोचना की, ऑप्शन डी कह रहा मार्क्सवादी विचारों को रेखांकित किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप सब बताइएगा फटाफट। तो इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ, ऑप्शन ए हो जाएगा। ये ऑप्शन ये लुई अल्थूजर ने कार्ल मार्क्स के लेखनों को 4 कालों में जो विभाजित किया है, तो मानवतावादी मार्क्सवाद को अस्वीकार किया है लुई अल्थूजर महोदय ने। इस पर आपका आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि लुई अल्थूजर महोदय जो हैं ये अपने लेखनों को 4 भागों में विभाजित किए हैं। क्या क्या कहते हैं, मानवतावादी मार्क्सवाद को अस्वीकार कर देना चाहिए, ये कहते हैं लुई अल्थूजर। आप नोट कर लीजिए, ये कहते हैं इनका अल्थूजर जो है मानवतावाद को 4 भागों में बताए हैं। क्या क्या बताए हैं आप ध्यान दीजिए। नंबर 1 इन्होंने कहा है, नंबर 1 कि नैतिक मानवतावाद, नंबर 2 बताया है दार्शनिक मानवतावाद, और नंबर 3 इन्होंने कहा है, आप ध्यान दीजिए, स्वच्छता
जो है स्वच्छताकारी मानवतावाद। नंबर 3 ये कहते हैं स्वच्छताकारी मानवतावाद, और नंबर 4 कहते हैं परावर्तक मानवतावाद। आप लोग नोट कर लीजिएगा ये, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। अल्थुजर का मानना है कि मार्स एक नहीं है, अपितु 2 मार्स हैं। अच्छा, कहते हैं एक युवा मार्स यानी तरुण मार्स कहते हैं, एक प्रौढ़ मार्स यानी बुजुर्ग मार्स के बारे में कहते हैं। यह इनकी लुई अल्थुजर की अवधारणा है। और ये सन 1845 के पहले के मार्स को तरुण मार्स कहते हैं। कब के? 1845 के जो पहले यानी युवा मार्स कहते हैं, और उसके बाद के मार्स को ये प्रौढ़ मार्स कहते हैं यानी कि बुजुर्ग मार्स कहते हैं। अल्थुजर ने स्वीकार किया है, माना है ये आपके ये क्या कहते हैं लुई अल्थुजर महोदय कि प्रारंभिक मार्क्सवाद मानवतावादी थे। जो शुरुआत के मार्क्सवाद थे वो मानवतावादी थे, और तरुण मार्क्स की कृतियों में हीगल के प्रभाव बस अलगाव की समस्या को प्रमुखता दी जाती, ये कहते हैं, और नैतिकतावादी मानवतावादी पक्ष को उभारा इन्होंने, कहते हैं। अल्थुजर कहते हैं कि मार्क्स उस समय मार्क्स ही नहीं थे, क्योंकि उनके विचार वैज्ञानिकता के दर्शन दिखलाई नहीं पड़ते हैं। लुई अल्थुजर महोदय कहते हैं इसी कारण उन्होंने मानवतावादी मार्क्स को अस्वीकार कर दिया और प्रौढ़वादी मार्क्स को स्वीकार किया है। आपके कौन? लुई अल्थुजर महोदय ने। अब ध्यान दीजिए कौन सा ये स्वीकार किया है, आप देख ही लिए। मानवतावादी मार्क्स को अस्वीकार किया लुई अल्थुजर ने। ये प्रश्न बनता है इसलिए बता रहा हूँ बार बार। मानवतावादी मार्क्स को अस्वीकार किया है और प्रौढ़ मार्क्स को इन्होंने स्वीकार किया है। नोट कर लीजिएगा। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न है क्या है। ये फ्रेंड्स आज आपका जो है 36 प्रश्नोत्तरों की एक श्रृंखला की जो समाप्त हुआ, परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। आप ध्यान दीजिएगा, मैं ये जो प्रश्नोत्तर लेकर आता हूँ आप सभी के लिए, या तो एग्ज़ाम में आने की संभावना रहती है या प्रश्न ये काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं, उन्हीं प्रश्नों को लाता हूँ। और जो UGC नेट JRF असिस्टेंट प्रोफेसर और आप सभी में जो PGT की तैयारी कर रहे हैं किसी भी स्टेट से, तो उस लिहाज से ये प्रश्नोत्तरों की श्रृंखला काफ़ी महत्वपूर्ण होती है फ्रेंड्स। और इस क्लास को आप लोग मिस ना कीजिए, ज़रूर देखा कीजिए, क्योंकि क्लास आप देखते हैं तो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी संभवतः काफ़ी बेनिफिट मिलेगा इस क्लास से। और फ्रेंड्स क्लास के अंत में आप लोग इस क्लास को शेयर कर दीजिए, अगर लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिए, और कमेंट करके क्लास के अंत में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दिया कीजिए कि आपको क्लास कैसी लगी और क्लास में क्या सुधार किया जा सकता है, और क्लास में किस टॉपिक पे आपको प्रश्नोत्तरी चाहिए या किस टॉपिक पे कोई थ्योरिकल क्लास चाहिए तो वो भी बताया कीजिए फ्रेंड्स। आप कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। आपके कमेंट की, आपकी प्रतिक्रिया की हमें इंतज़ार रहता है आप सभी का। आप सभी ने देखा इस क्लास को, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।